एवरीवन, तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारा फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, जिसमें दो बच्चों की कहानी है। इसकी राइटर जो है वो है हमारी अनीस चांग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी का नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। तो ये कहानी शुरू होती है, वाई डू यू डू दिस आई आस्क्ड साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। तो जो राइटर है वो कहती हैं कि मैं उस लड़के से पूछती हूँ कि ये तुम क्यों करते हो जिसे मैं हर सुबह अपने नेबरहुड के गार्बेज डंप में कुछ ढूंढते हुए देखती हूँ। स्क्राउचिंग का मतलब होता है कुछ भी ढूंढना। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहिब ने अपना घर बहुत ही पहले छोड़ दिया था। सेट amidst the green field of Dhaka, his home is not even a distant memory। इसमें बता रहे हैं कि जो उनका पुराना घर था, साहिब लोगों का पुराना घर था, वो ढाका के ग्रीन फील्ड्स में था और जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। There were many storms that swept away their home fields, his mothers tell him। तो उनका कहना है कि वहाँ पर इतना तेज़ से स्टॉर्म का मतलब आंधी तूफान वगैरह आया जिसने उनके फील्ड्स और होम दोनों को ही बर्बाद कर दिया। ये बात कौन बताता है? साहिब की मदर साहिब को बताइए कि हम इसलिए वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives। इसीलिए वो वहाँ से छोड़कर यहाँ पर आ गए हैं, एक बड़ी सिटी में आ गए हैं अब जहाँ पे ये लोग रहते हैं। फिर उसके बाद साहिब क्या बोलता है? I have nothing else to do, he mutters looking away। तो जो साहिब है वो कहता है, मतलब बड़बड़ाता है, मटर का मतलब होता है बड़बड़ाना धीरे से, तो वो धीरे से बड़बड़ाता है कि मेरे पास और कुछ करने को है ही नहीं, और उसके बाद कहीं और देखने लगता है। फिर हमारी राइटर बोलती है, गो टू स्कूल आई से ग्लिबली। ग्लिबली का मतलब होता है कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना। तो जो राइटर है वो तुरंत बोल देती है कि तुम स्कूल जाया करो। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तो जैसे ही राइटर ये बात बोलती है उन्हें बहुत तुरंत ही रियलाइज हो जाता है कि उन्हें ये बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी गरीब बच्चों को बोल रहे हो कि स्कूल जाओ तुम, पर हमें उन्हें ये सोचना चाहिए कि उनके पास तो पैसे ही नहीं है स्कूल जाने के लिए। तो उन्हें वो चीज़ तुरंत रियलाइज हुई कि वो चीज़ उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो साहिब क्या बोलता है कि मेरे नेबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं है, और जब वहाँ पर कोई भी स्कूल बनेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। फिर होती है वो कहती हैं, इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम आई आस्क हाफ जोकिंग। तो जो राइटर है तो थोड़े मजाक उसमें पूछती हैं कि अगर मैं एक स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? तो जो साहिब होता है वो बोलता है येस स्माइलिंग ब्रॉडली, यानी कि वो बहुत खुशी से बोलता है कि हाँ मैं आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। तो कुछ दिन बाद क्या होता है कि जो राइटर होती है वो देखती है कि साहिब उसकी तरफ दौड़ के आ रहा होता है। उसके बाद साहिब उससे क्या पूछता है, क्या आपका स्कूल रेडी है? उसके बाद हमारी राइटर क्या बोलती है, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस इट वाज नॉट मेंट। उसके बाद जो राइटर है वो साहिब को आंसर करते हैं कि एक स्कूल बनाने में बहुत टाइम लगता है, और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस भी थी क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया था उससे जो कभी भी वो पूरा नहीं कर सकती थी। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world। उसके बाद जो राइटर होती है वो बोलती है कि जैसा प्रॉमिस मैंने किया है ऐसे ही बहुत सारे प्रॉमिस जो हैं इस कलरलेस वर्ल्ड में लोग करते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम। अभी तक राइटर को साहिब का नाम नहीं पता था। बहुत मंथ के बाद जो राइटर होती है वो साहिब से उसका नाम पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो साहिब आलम ही अनाउंसेस। उसके बाद वो आंसर क्या करता है, साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। फिर उसके बाद राइटर कहती है कि उसे पता ही नहीं था कि उसके नाम का जो मतलब है वो क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अगर उसे पता होता कि उसके नाम का जो मीनिंग है वो क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरे यूनिवर्स का भगवान, तो उसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती ये चीज़ मानने में कि उसका नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon। और इससे अनअवेयर होकर, यानी कि इस चीज़ को बिल्कुल ना जान के कि उसके नाम का मतलब क्या है, वो क्या करता है, ऐसे ही सड़कों पर घूमता रहता है अपने दोस्तों के साथ। उन दोस्तों की भीड़ को जो राइटर है वो क्या बोले, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, यानी कि उनमें से किसी के भी पैरों में चप्पल नहीं थी, तो इसलिए वहाँ पे राइटर बोले एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग, यानी कि वो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह दिखते हैं, यानी कि सुबह सुबह दिखते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम
टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। और इतने महीने के बाद अब मैं हर एक बच्चे को जानने लगी हूँ। उसके बाद वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन। उसके बाद जो राइटर होती है वो उसमें से किसी एक बच्चे से पूछती है कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हुए हो। इसमें से एक बच्चा आंसर करता है, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। ये आंसर सिंपली, वो बहुत ही सिंपली आंसर करता है कि जो मेरी मम्मी थी उन्होंने उसे शेल्फ से उतारा ही नहीं, इसलिए मैं पहन के नहीं आया। Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. उसमें से एक बच्चा ऐसा था जिसने ऐसे शूज पहने हुए थे जो मैच नहीं कर रहे थे आपस में, तो वो बोलता है कि अगर वो उतार भी देती तो भी ये उन्हें फेंक देता। When I comment on it, he shuttles his feet and says nothing. और जब वो उस पर कुछ बोलने जाती है तो वो अपने पैरों को छुपाने लगता है और कुछ भी नहीं बोलता है। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. फिर उसके बाद उसमें से एक बच्चा बोलता है कि मुझे शूज़ चाहिए, जिसने आज तक अपनी लाइफ में एक पेयर ऑफ शूज़ नहीं पहने हैं। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। तो यहाँ पर राइटर बोल रही है कि इतनी सारी कंट्रीज़ में मैंने ट्रैवल किया है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो नंगे पैर घूमते रहते हैं सिटीज़ में, विलेज रोड्स में। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन, इसका आंसर जो हमारी राइटर है वो बोलती है कि ये लैक ऑफ मनी यानी कि ये पैसे की कमी के कारण नहीं है, बल्कि ये एक ट्रेडिशन बन चुका है कि जो गरीब लोग हैं वो नंगे पैर ही घूमते हैं। आई वॉन्डर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी। तो उन्हें क्या लगता है कि ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है कि वो अपनी जो कॉन्स्टेंट स्टेट यानी कि उनकी जो पॉवर्टी की स्टेट है उसे शो कर सकें, उससे एक्सप्लेन कर सकें। I remember a story a man from Udupi once told me. अब उसके बाद उन्हें एक स्टोरी याद आ रही है जो उडुपी से एक इंसान ने उन्हें बताया था। As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. तो जब वो जो मैन था उडुपी का, तो वो जब छोटे थे तो वो स्कूल जाते थे एक पुराने मंदिर के पास जहाँ पर उनके पापा जो थे वहाँ पे प्रीस्ट की तरह थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. वो टेम्पल के बाहर रुक जाते थे और उससे क्या मांगते थे भगवान से कि उन्हें एक पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an year of, देखो फिर उसके बाद 30 साल बाद वो उसी टाउन को, उसी टेम्पल को विजिट करती हैं जो अब डिसोलेशन से भरा हुआ है, यानी कि अब वहाँ पर वीरानी आ गई, वहाँ पे ज़्यादा कुछ बचा नहीं, सब कुछ उजड़ सा गया है। In the backyard where lived in the new place, there were red and white plastic chairs. अब देखो बैकयार्ड में जहाँ पे नए प्रीस्ट अब रहते थे क्योंकि 30 साल बीत चुके थे, वहाँ पे रेड और वाइट कलर की चेयर्स थी। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks, shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. उसके बाद एक यंग बॉय जो कि यूनिफॉर्म में ड्रेस था वो आता है पूरा प्रॉपर सॉक्स पहने हुए, यूनिफॉर्म पहने हुए, शूज़ पहने हुए और अपने स्कूल बैग को एक फोल्डिंग बेड पे फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस। और जब उस बच्चे को वो राइटर देखती है तो उन्हें उस बच्चे की याद आ जाती है जिस बच्चे ने उसको वहाँ भगवान से अ पेयर ऑफ शूज़ मांगता था। When he had finally got a pair of shoes, let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes. यहाँ पर राइटर बोल रही है कि उस बच्चे की प्रार्थना जो है वो गॉडेस ने सुन ली और अब जो प्रीस्ट के बच्चे हैं उनके पास शूज़ वगैरह हैं। But many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless. पर अभी भी बहुत सारे जो रैग पिकर्स हैं हमारे मेरे पड़ोस में वो अभी भी शूलेस हैं, यानी उनके पास अभी तक भी शूज़ नहीं है। My acquaintance with barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी। एक्वेटेंस का मतलब होता है कि जान पहचान, तो उसकी जो जान पहचान हुई थी रैग पिकर्स के साथ, वो उसे सीमापुरी लेकर जाती हैं। वो एक ऐसी प्लेस थी कहाँ पर सीमापुरी लेकर जाती हैं। A place on the periphery of Delhi yet miles away from it metamorphically। यानी कि वो बता रही है जो सीमापुरी प्लेस है वो दिल्ली के एकदम, जैसे मान लो अगर ये दिल्ली का स्टेट है तो एकदम पेरीफेरी यानी कि एकदम साइड पे प्रेजेंट है और फिर भी उससे बहुत ज़्यादा दूर है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। अब जो लोग यहाँ पर
रह रहे हैं वो स्क्वाटर्स हैं। स्क्वाटर्स का मतलब जिन्होंने खाली जगह में सिर्फ रहने लग गए, वो इलीगली वहाँ पे रह रहे हैं, यानी कि वो जगह उनकी है नहीं। और वो लोग कहाँ से आए? 1971 में बांग्लादेश से वो लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, और साहिब की फैमिली भी वहीं रहती है। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस। सीमापुरी पहले क्या था? एक वेस्ट लैंड था। इट स्टिल इज बट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। वो आज भी एक वेस्ट लैंड है, पर अब वो खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ ऑफ टिन एंड टारपोलिन, मतलब वहाँ पे मड के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे जिसमें टिन और टारपोलिन की छत पड़ी हुई थी। डिवोर्ड ऑफ सीवेज, जहाँ पे सीवेज का कोई भी सिस्टम नहीं था, ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं था, और पानी भी ढंग से नहीं आता था। और वहाँ पे कितने लैक पिकर्स रहते थे? लगभग 10,000 लैक पिकर्स उस जगह पर रह रहे थे। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration card that get their name on voters list and enable them to buy green. अब वो यहाँ पर रह रहे हैं, अब उनको 30 ईयर से भी ज़्यादा होगा यहाँ पर रहते हुए। उनके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, कोई भी परमिट वगैरह नहीं है, पर राशन कार्ड है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने राशन कार्ड इन लोगों को इसलिए दिया ताकि उससे उन लोगों को खाना मिले, और उनका वोटर आईडी पे नाम भी हो जाएगा, जिससे आगे चल के वो लोग उन्हें वोट करेंगे जिन्होंने इन्हें राशन कार्ड दिलाया है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। देखो, आइडेंटिटी से ज़्यादा फूड ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो लोग आइडेंटिटी पे नहीं ध्यान देते हैं। उन्हें बस राशन कार्ड चाहिए ताकि वो कुछ खाना खरीद सकें। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. तो वो लोग फिर क्या बोलते हैं कि अगर दिन के आखिरी में हम अपनी फैमिलीज़ को फीड करा पा रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को खाना दे पा रहे हैं, और सोने जा सकते हैं बिना खाली पेट के, तो हम यहाँ पर रह सकते हैं। यहाँ पर रहना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है दैन जहाँ पर हम पहले रहते थे, जो फील्ड हमें ग्रेन देती ही नहीं थी। ये किसने बोला? एक ग्रुप ऑफ वुमेन ने बोला था, जिनकी जो साड़ीज़ थी वो फटी थी। और जब उन्होंने उनसे, राइटर उन लेडीज़ से पूछती है दैट वाई दे लेफ्ट द ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, तो जब लीडर थी हमारी, वो उन लेडीज़ से पूछती हैं कि वो उतना सुंदर सा ग्रीन फील्ड्स और रिवर्स वगैरह छोड़कर यहाँ पर सीमापुरी क्यों आ गए, तो वो यही जवाब देती है कि इससे अच्छा है, तो हम वहाँ से अच्छा हम यहाँ रह लें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास राशन कार्ड है, हम अपनी फैमिलीज़ को फीड कर पा रहे हैं, हम खाना खा पा रहे हैं, हमारे पास सर्वाइवल के लिए चीज़ें हैं। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes, यानी कि जहाँ पे भी उन्हें खाना मिलता है वो अपना जो टेंट है वहीं पर लगा लेते हैं, यानी कि उनका जो होम है वो ट्रांजिट होम है, जहाँ उन्हें खाना मिला वो अपना घर वहीं शिफ्ट कर लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वहीं उसी जगह पे चिल्ड्रन जो है वो उसमें ग्रो करते हैं और सर्वाइवल में पार्टनर्स बन जाते हैं, यानी कि वो बचपन से ही सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब है कि रैक पिकिंग करना, क्योंकि उसी से लोगों का सर्वाइवल हो रहा है। Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold. It is the daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof, but for a child it is even more. इतने सालों के बाद जो लोग, इतने सालों से ये लोग रैक पिकिंग कर रहे हैं, अब वो उनके लिए एक फाइन आर्ट हो चुका है। देखो, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी कि जो पेरेंट्स हैं वहाँ पर, उनके लिए जो गार्बेज है वो गोल्ड है, यानी कि वो डेली ब्रेड है, जो क्या ला सकता है कि उनके सरों के ऊपर एक छत डाल सकता है। उनके लिए वो डेली ब्रेड है जिससे वो खाना ले सकते हैं। और एक लीकिंग, भले ही वो क्यों ना लीकिंग रूफ हो, यानी कि जो छत है वो टपक रही हो, रैक पिकिंग से उनके सर पर एक छत रहती है। पर एक बच्चे के लिए रैक पिकिंग उससे भी कई ज़्यादा है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. साहिब says his eyes lighting up. तो साहिब बहुत खुशी से बता रहा होता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपये मिल जाता है, या कभी कभी मुझे 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है रैक पिकिंग करते वक्त। When you can't find a silver coin in a heap of garbage, यानी कि गार्बेज जो होता है पूरा, हीप का मतलब मास, यानी कि जितना भी पूरा गार्बेज होता है उसमें कभी अगर आप सिल्वर कॉइन फाइंड कर सकते हो, सो यू डू नॉट स्टॉप स्क्राउचिंग, तो आप ढूंढना बंद नहीं करते हो। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तो उनके लिए वहाँ पर एक होप है कि अब उन्हें इससे भी ज़्यादा कुछ उसमें मिल सकता है। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents.
ऐसा लगता है कि चिल्ड्रन के लिए गार्बेज का कुछ और मतलब है, जैसा कि पेरेंट्स के लिए वो गोल्ड, डेली पेट वगैरह है, पर एक चाइल्ड के लिए, साहिल जैसे बच्चों के लिए वो और भी बड़ी चीज़ है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। चिल्ड्रन के लिए वो वंडर में रैप्ड है, यानी कि चिल्ड्रन के लिए वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे उन्हें बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें मिल सकती हैं, पर जो एल्डर्स हैं, जो पेरेंट्स वगैरह, उनके लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है जिससे वो सर्वाइव कर सकते हैं। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. एक सर्दियों की सुबह होती है, जो राइटर होती है अनीस चंग, वो साहिब को देखती है कि वो एक फेंस गेट के पास खड़ा हुआ है और दो यंग मैन को देख रहा है जो वाइट में ड्रेस्ड हैं, टेनिस खेलते हुए। I like the game, he hums, content to watching it standing behind the fence. वो बोलता है कि मुझे ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद है और इसीलिए वो फेंस के पीछे खड़े होकर उस गेम को देख रहा होता है। वो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, तो साहिब क्या बोलता है कि मैं जब अंदर जाता हूँ तब वहाँ पर कोई भी ना हो। द गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग, तो बोलता है कि जो यहाँ का गेट कीपर है वो मुझे थोड़ी देर के लिए अंदर खेलने देता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट। साहिब भी एक टेनिस के शूज़ पहने हुए होता है जो उसके शॉर्ट से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे होते हैं। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. फिर वो बोलता है कि जब राइटर उसके कपड़े वगैरह की तरफ देख रही होती है तो साहिब बोलता है कि किसी ने ये मुझे दे दिए थे। The fact that there are discarded shoes of some rich boy. फैक्ट ये कि मतलब वो शूज़ थे कि किसी रिच बॉय ने उसे डिस्कार्ड कर दिया था कि अब वो बिल्कुल भी ये शूज़ नहीं पहन सकता। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. उस रिच बॉय ने इसलिए उसे डिस्कार्ड कर दिया था क्योंकि उस शू में आगे एक होल हो गया था, पर वो चीज़ साहिब को बिल्कुल भी बॉदर यानी कि परेशान नहीं करती थी। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विद अ होल इज द ड्रीम कम ट्रू, तो उसके लिए जिसने जो हमेशा नंगे पैर चलता है उसके लिए शूज़ मिलना भले एक होल के साथ एक ड्रीम कम ट्रू था। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली आउट ऑफ हिज रीच, पर जो गेम वो देख रहा है यानी कि टेनिस जो वो देख रहा है वो उसकी रीच से बाहर है, यानी कि वो उसे कभी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर। अब फिर और बाकी दिनों की बात होती है कि इस सुबह में देखती हैं राइटर साहिब जो है अपने रास्ते से जा रहा है मिल्क बूथ की तरफ और उसके हैंड में एक स्टील का कैनिस्टर है। स्टील का कैनिस्टर यानी कि वो जो केतली होती है ना चाय वाली, तो उसको बोलते हैं स्टील का कैनिस्टर। I now work in a tea stall down the road, he says. अब वो बोलता है कि अब मैं एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ। Pointing in the distance, I am paid 800 rupees and all my meals. फिर वो अपने टी स्टॉल की तरफ पॉइंट करके बोलता है कि मुझे 800 रुपये मिलते हैं और 800 रुपये के साथ साथ मुझे मेरा पूरा खाना भी मिलता है। Does he like the job? I ask. तो जो राइटर होती है अनीस चंग वो साहिब से पूछती है कि क्या उसे ये जॉब पसंद है। His face I see has lost the carefree look. उसके फेस को उन्हें देख पता चल जाता है कि उसके पास अब वो केयर फ्री लुक नहीं है, यानी कि पहले क्या था कि वो अपनी मर्जी से काम कर सकता था पर अब वो किसी के अंडर काम कर रहा था तो उसे उनके हिसाब से ही काम करना पड़ता था। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. तो जो स्टील कैनिस्टर था वो उस बैग से भी भारी था जो वो पहले कैरी करता था, यानी कि क्यों यहाँ पर ऐसा बोला क्योंकि स्टील कैनिस्टर में जिम्मेदारियाँ हैं, कह सकते हैं कि एक बर्डन है, पर जब वो रैक पिकिंग करता तो वो अपनी मर्जी से करता था, अपनी खुशी से करता था। द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। जो बैग था वो उसका खुद का था, पर जो कैनिस्टर किसका था, जिस मैन की वो टी शॉप थी। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब अपना खुद का मास्टर नहीं है। उसके बाद ये हमारी सेकेंड स्टोरी है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। इसको हम अपने सेकेंड पार्ट में करेंगे, तो सेकेंड पार्ट भी जल्दी से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।